आओ इस फाइल के अंदर अपन देखते हैं राष्ट्रीय नवंबर 2024 से दर्पण से, नवंबर 2024 दर्पण से पहले राष्ट्रीय देखते हैं, आर्थिक इससे पहले अपन देख लिया, राष्ट्रीय देखते थे, फिर अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं नवंबर 2024। पहली जो न्यूज़ है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, है ना। यूँ रहता है कि 12 महीने किसी न किसी राज्य में या तो चुनाव होते रहते हैं, किसी यूनियन टेरेटरी में होते रहते हैं। 8 में से 3 यूनियन टेरेटरी में अपने विधानसभाएं हैं, अपन जानते हैं पौंडीचेरी है, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर हाल ही में हुई हैं। 28 राज्य हैं अपने, किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है पूरे साल में। उसको मिटाने के लिए एक देश एक चुनाव वाला कॉन्सेप्ट है। समिति बनाई गई थी रामनाथ कोविंद आयोग। रामनाथ कोविंद अपने जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं जो, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। इसने बोला है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए और इन चुनाव के 100 दिन बाद स्थानीय निकायों के चुनाव होने चाहिए। स्थानीय निकाय दो तरह के होते हैं, जो शहरों में होते हैं अर्बन एरियाज़ में उनको लोकल बॉडीज़ बोलते हैं, जो रूरल एरियाज़ गांव में होते हैं उनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। इनके चुनाव 100 दिन बाद, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाए उनके 100 दिन बाद इनके चुनाव करवाए जाए। ठीक है, 18 सितंबर 2024 को ये रिपोर्ट आई है, संसद में रखी गई। 18 कैबिनेट को सौंप दी प्रधानमंत्री, 18 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति को सौंपी। ठीक है, इसने बोला है कि रिपोर्ट में 18 संशोधन किए जाने हैं, है ना। अगर ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करनी है तो संविधान के अंदर कितने संशोधन होंगे? टोटल 18। तो 18 से 18 सितंबर 18 में संविधान संशोधन। फिर अभी विधि आयोग को भी इसके ऊपर चर्चा करने के लिए बोल रखा है कि इस इशू पर विचार करो, क्या पॉसिबल है क्या भारत में एक देश एक चुनाव। तो उसकी विधि आयोग की भी रिपोर्ट आना बाकी है, उसका इंतजार है। फिर इन दोनों रिपोर्ट्स को क्लब करके जो बेस्ट होगा डिसीजन वो लिया जाएगा। देशव्यापी आम राय बनाई जाएगी। 62 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी आम राय का काम चल रहा है और फिर विधेयक लाया जाएगा और संविधान संशोधन होएगा विशेष बहुमत से। चलो इसमें लिख लो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होएगा और विशेष बहुमत से वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होएगा, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब जाता है इस तरह के संविधान संशोधन में 3 तरह की मेजोरिटी काम करेगी। एक तो क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, एक 2/3 काम करेगी उस सदन की टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, और एक तीसरा काम करेगी 50% राज्यों की सहमति इसमें लेनी पड़ेगी, जैसे बिल्कुल जीएसटी के अंदर हुआ था वैसे। 50% प्रेजेंट इन वोटिंग जितने सदस्य उनके तो 50% से ज़्यादा यस होने चाहिए। फिर पूरे जो सदन की स्ट्रेंथ है, जैसे अपन लोकसभा देखते हैं 552, राज्यसभा 250, उसका 552 की जगह पर 543 लेते हैं क्योंकि चुनाव 543 पे होते हैं। 543 का 2/3 से वो पास होना चाहिए विधेयक। और फिर जब ये संसद से पास हो जाए, संसद के दोनों सदनों से पास हो जाएगा, फिर 50% से ज़्यादा राज्यों को इस पर सहमति देनी पड़ेगी, है ना ये। और फिर देखो सबसे अच्छी चीज़ और मैं बताऊँ, ये राष्ट्रपति की सहमति से तो इंट्रोड्यूस होएगा पहले, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा राज्यसभा उसको डिफर कर रहा है, ये मैकेनिज्म चेंज हो रहा है ऐसे। तो राष्ट्रपति की अनुमति से आएगा, 3 तरह की इसके अंदर बहुमत आएंगे और फिर उसके बाद राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन करने के लिए बाध्य, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति से आ रहा है और फिर ये कानून बनेगा। तो ये चीज़ अपने इसको आप समझ के रखो। और चुनाव कराने की जहाँ तक बात है तो अपन को पता है ये आर्टिकल नंबर 324 है, भाग 15 के अंदर है, निर्वाचन आयोग, ये सारा अपन जैसे जानते हैं चीज़ें। ठीक, फिर चुनाव आयोग से संबंध में भी जैसे अभी अपन पढ़ेंगे लेटेस्ट में हाल ही के उसके कि जो निर्वाचन होता था उसको लेके क्या संविधान संशोधन हुआ और कैसे वो अब सिस्टम चेंज हुआ वो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री है, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जैसे चीफ जस्टिस को लाने की बात थी वो उसको लाई नहीं है। ऐसे 3 सदस्य वो पैनल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने का। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया वन नेशन वन, एक देश एक चुनाव। ठीक है, रामनाथ कोविंद आयोग 18 सितंबर 18 संविधान संशोधन, 100 दिन पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव 100 दिन के अंदर अंदर, ये अच्छा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की जगह सीएम बनी आतिशी, फीमेल है। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल है, ये 10 साल से सीएम है, 3 बार ये सीएम बन चुके हैं। ठीक है ना, तो जैसे अपन देखते हैं भाई 5-5 में 2 टेन्योर निकल ही गए, अब ये तीसरा टेन्योर चालू हुआ था जिसमें ये झटका आया और आतिशी को देना पड़ा। तो झटका क्या लगा कि इनको आबकारी घोटाले का आरोप लगाया इनके ऊपर ईडी ने और सीबीआई ने। मेन तो ईडी ने लगाया था, फिर सप्लीमेंट्री चार्ज लगाए थे सीबीआई ने। तो अभी ईडी क्या होता है, जैसे अपन कई जगह उसको बीच बीच में देख चुके हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे बात करती है, आर्थिक अपराध, और बात करती है मनी लॉन्ड्रिंग की।
एक तो होते कपड़े की लॉन्ड्रिंग, कपड़ा गंदा हो गया उसको साफ करवा रहे हैं, एक होता है मनी लॉन्ड्रिंग, कह रहे हैं मतलब आपने काला धन कमाया उसको वाइट कर रहे हो आप किसी तरीके से, तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ठीक है, तो ये पीएमएल एक्ट है अपना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके तहत जो भी अपराध होते हैं उन पे ईडी काम करती है। ठीक है ना, ईडी आर्थिक अपराधों के अलावा कहीं नहीं जा सकती है, जबकि सीबीआई जो होती है ये क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर है, किसी पे हत्या, डकैती, मर्डर, ये सब इसके ऊपर आते हैं क्रिमिनल, और ये इकोनॉमिक ऑफेंस जांचती है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है ना, तो ये अपने को ईडी का थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज क्या है, ईडी के लिए जरूरी नहीं होता है संबंधित राज्य की सरकार से अनुमति लेना, जबकि सीबीआई मान लो अगर राजस्थान में रेड मारती है किसी अधिकारी पे, किसी पे, तो पहले सीएम से लिखित परमिशन लेनी जरूरी होती है, या तो सीएम परमिशन देगा, नहीं तो हाईकोर्ट सीबीआई को डायरेक्ट करेगा कि आप आओ रेड मारो। और जबकि ईडी चाहे जिसके ऊपर रेड मार सकती है बगैर चीफ मिनिस्टर की अनुमति के। समझ गए, तो ये बिन बुलाए मेहमान एक तरह से ये होता है। तो ऐसे अपन को ईडी और सीबीआई का पता होना चाहिए। बाकी एक मोटा मोटा और मैं बता दूँ आपको, ये जो है ना, ये वित्त मंत्रालय के अंडर में काम करती है, कौन, ईडी, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस है। और सीबीआई जो है ये डीओपी है, अपने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, कार्मिक विभाग, उसके अंडर में काम करती है। और ये कार्मिक विभाग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आता है, कार्मिक विभाग उसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड वो पब्लिक ग्रीवेंस, पीजीओ होता है पब्लिक ग्रीवेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस। कहने का मतलब इतना सा आप ध्यान रख लो, ये तो फाइनेंस मंत्रालय के अंडर में आती है, और ये कार्मिक मंत्रालय के अंडर में, विभाग भी कार्मिक, मंत्रालय भी कार्मिक ही, डीओपी, मतलब यूपीएससी भी डीओपी के अंडर में आता है कार्मिक। तो यूं समझ लो कि यूपीएससी और सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंडर में ऐसे। ठीक है, ये अपन को मोटा मोटा पता होना चाहिए, इस राज्य की अनुमति वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ईडी ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे, आबकारी घोटाला, कि आपने सस्ते दामों पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, तो आर्थिक घोटाला हो गया ना ऐसे। फिर सीबीआई ने और करप्शन के चार्जेस लगाए ग्रेव, कि ऐसे ऐसे जाके इधर इधर की इन दस्तावेजों को आपने नष्ट किया है, तो वो आपराधिक षड्यंत्र आपने रचा है राज्य के खिलाफ ऐसे। तो ये पहला सीएम है जो कि अरेस्ट हुआ है, ठीक है ऐसे, है ना। लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, इस्तीफा जेल से बाहर आके दिया इन्होंने। एलजी जो है ये वीके सक्सेना है, लेकिन नाम याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने बताया था अपने पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उन 8 में से 5 के जो हेड है उनको अपन एलजी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड्स जो हैं। एक तो अपने इधर हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख 1 2 हो गई, फिर दिल्ली हो गया 3, पौंडीचेरी हो गया 4, और अंडमान निकोबार हो गया 5। 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी के हेड जो होते हैं इनको अपन एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है, पीआर। और आर्टिकल नंबर 237 देखा, ये अपन ये इनसे गवर्न होता है। पार्ट भाग कौन सा है, कौन सा भाग है किसना, पार्ट 8। और फिर बाकी जो 3 यूनियन टेरिटरी बच गई, जैसे चंडीगढ़ अपना एक, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, और तीसरा लक्षद्वीप, इनके जो हेड होते हैं केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो ये तो एल है, ये एल बनाना है ऐसे, तो ये एलजी हो गया भारत के नक्शे पे इस तरह है। और ये तीनों के जो हेड है इनको अपन एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, प्रशासक। और ये है उपराज्यपाल, है 238 239, मतलब 247 से 239 तक तीनों उसमें आर्टिकल 239 याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ये ऐसे हैं अपने 1 2 3 4 5 और 1 2 3, एक तो चीज़ ये बता रहा था मैं। और दूसरा बता रहा था, हाँ, इन 5 में से अपने आज 3 के अंदर अपने पास विधानसभाएं हैं। एक तो पौंडीचेरी के अंदर है, एक दिल्ली के अंदर है, और एक अपने जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, पहले थी वो जब 370 लागू था, समझ गए ऐसे। तो इन 3 के अंदर सीएम होता है। तो सीएम, अब जब सीएम है हेड हो जाता है, तो देखो सीएम राजनीतिक इकाई की तरफ से हेड है, पॉलिटिकल हेड। एग्जीक्यूटिव हेड तो वही एलजी चलता रहेगा, और राज्यों में भी जैसे होता है, जैसे राजस्थान में विधानसभा है तो पॉलिटिकल हेड सीएम है, एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर है, ऐसे। तो 2 तलवार हो जाती है इन 3 राज्यों के अंदर, बाकी के अंदर एक ही तलवार है, या तो एलजी है या एडमिनिस्ट्रेटर है, ऐसे, ठीक है। तो ये एलजी से बात आई तो मैंने बताया। आतिशी जो है इनके बारे में जो खास बात ध्यान रखना है, आतिशी है, आतिशबाजी से ध्यान रख लो, आतिशी ध्यान रह जाएगा। और तेज तरह काम भी कर रही है, 9 बजे पहुंच जाती है ऑफिस में, खुद के नहीं दूसरों के। तो आतिशी, ठीक है, आतिशी। तो ये दिल्ली की सीएम है, और दिल्ली की तीसरी सीएम है ये, ठीक है, तीसरी कौन सी, महिला, ठीक है, तीसरी महिला। तो पहले 2 कौन सी हो गई, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, ठीक है ना। ये पहले 2 सीएम रह चुकी हैं, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, ठीक है। और तीसरी जो है ये आतिशी है,
महिला सीएम कहाँ की? दिल्ली की। और भारत की सबसे युवा ये मुख्यमंत्री है। तो दिल्ली की तो तीसरी हो गई और भारत की पहली है। किस मायने में? उम्र के मामले में सबसे युवा। आज भारत में अपन देखते हैं टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 28 है। अभी अपन देखा 5 में एलजी, 3 में प्रशासन। और राज्य कितने आज अपने? टोटल 28। यूटी क्या है? पार्ट नंबर 28, पार्ट नंबर 8 है और पार्ट नंबर 8 भाग 8 और उसमें आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 239 इनका संबंधित है। जैसे अपन ने देखा था, मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाया था, करंट दिसंबर 2024 में फाइल लगी हुई है। 2 मॉडल होते हैं, एक पौंडीचेरी मॉडल होता है, एक दिल्ली मॉडल होता है। पौंडीचेरी मॉडल 1, 2 और 18 जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के, इन पर कानून बना सकता है। 1 है पब्लिक ऑर्डर, 2 है पुलिस, 18 है लैंड। जबकि जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा जो है ये 1, 2 पे नहीं बना सकती, लेकिन 18 पे बना सकती। सॉरी, दिल्ली की, सॉरी मैं ये बोल गया, पौंडीचेरी की तो तीनों बना सकती है और दिल्ली की जो है ये इन तीनों पे ही नहीं बना सकती, 1, 2 और 18 पे। अब जो जम्मू कश्मीर की है वो इन दोनों का हाइब्रिड मॉडल है। क्या वो 1 और 2 पे तो नहीं बना सकती, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा 18 लैंड को लेकर बना सकती है। ऐसे तो ये सारा जो दिसंबर 2024 नेशनल अपन ने पढ़ा उसके अंदर ये मॉडल है, पौंडीचेरी मॉडल और दिल्ली मॉडल। सही है? याद आया किसना? नहीं पढ़ा? ऐसे ठीक है। तो पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 239। पौंडीचेरी जो है आर्टिकल 239A है, जो अभी मैंने बताया। दिल्ली जो है आर्टिकल 239AA है। और जो आज जम्मू कश्मीर बना है वो पौंडीचेरी की ही नकल है, जैसा कागजों में, लेकिन वो 100% पौंडीचेरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट नंबर 1 और 2 पे कानून नहीं बना सकता, जबकि पौंडीचेरी 1, 2 और 18 पे बना सकती है। तो जम्मू 18 पे तो जम्मू कश्मीर खैर नहीं बना सकता, लेकिन 18 पे जम्मू कश्मीर बना सकता है, जम्मू कश्मीर 18 पे बना सकता है, जबकि पौंडीचेरी तो 1, 2 और 18 तीनों पे बना सकती है। और ये जम्मू कश्मीर पहले और दूसरे सब्जेक्ट लिस्ट पे नहीं बना सकता। डिटेल में पूरा समझा रखा है दिसंबर 2024 की जो करंट की फाइल पड़ी हुई है उसमें, अलग से ही है बिल्कुल पौंडीचेरी, मतलब ये मॉडल यूटी। फिर तीसरी न्यूज अपन देखते हैं, आईएनएस अरिघात। ये क्या है? अपनी परमाणु पनडुब्बी है दूसरी। इससे पहले जो थी उसका भी नाम ऐसे ही चालू था, लेकिन उसका नाम था अरिहंत, आईएनएस अरिहंत मैंने लिखी होगी, ये रहा नीचे ही। प्रथम परमाणु पनडुब्बी मनमोहन सिंह द्वारा इसकी नींव डाली गई थी, कीलिंग बोलते हैं उसको। तो भारत की जो दूसरी पनडुब्बी है जो कि परमाणु चालित है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आईएनएस अरिघात। मतलब एक तो घात मतलब तो प्राण घातक हमला करना, तो ये प्राण घात नहीं है, ये अरिघात है। ठीक है, तो अरि तो दोनों के सेम अंदर है, पहले भी अरिहंत था, अरि भी है भाई। अरि तो दोनों में है ना, अरिहंत वाले में भी है और दूसरी वाले में भी है, लेकिन ये अरिहंत था, हंता, और ये घात, घातक हमला, ऐसे नाम है। अरि तो दोनों में कॉमन है, दोनों अरिघात, अरिहंता, अरिहंत और अरिघात। ठीक है, दूसरी है। अब परमाणु क्या, ये फ्यूल मिलता है इनसे, इनको ताकत परमाणु फ्यूल से मिलेगी। ये जो पहले, इसके अलावा जो अदर जो होती है ना वो डीजल बेस्ड होती हैं, डीजल है ना, कोयले से नहीं चलेगी, धुआं का निकलेगा फिर। तो बाकी ये डीजल बेस्ड है। जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो अपने फ्रांस से ली हुई है वो डीजल बेस्ड, ये न्यूक्लियर फ्यूल है। तो न्यूक्लियर फ्यूल का क्या फायदा होता है कि लंबी दूरी तक चलती हैं, वाइब्रेशन कम करती हैं, तो दुश्मन पता नहीं लगा सकता है। ऐसे वेट कम होता है, एक तो आप 10 लीटर मतलब 1000 लीटर डीजल लेके चलो, एक अपने पास 100 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल है। ऐसे ठीक है। फिर इसमें जैसे जलावतरण किया गया तो ये पोस्ट लिखी हो अपने एडमिरल। तो जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ, ये डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो रैंक्स चलती हैं, ठीक है, जैसे एडमिरल की इक्विवेलेंट क्या रहेगी सेना और नौसेना के अंदर, वायुसेना और थल सेना में, वो पता करो, एक टेबल बनती है पूरी, बेसिक जीके में अपन ने देखा एक वीडियो में, और बता दूंगा। ठीक है, इसकी नींव कहाँ रखी गई है? अपने विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम 12-15 का देखे थे अभी आर्थिक में, वदावन जो अपना सबसे लेटेस्ट 13वां बन रहा है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। तो अरिहंत की भी नींव वहीं डाली गई थी और अरिघात की भी वहीं डाली है अपने ईस्टर्न कोस्ट में। ऐसे ही है अपने आईएनएस अरिघात। नेक्स्ट अपन देते हैं जोरावर टैंक। ये हल्के कम वजन के अपन ने टैंक बनाए हैं। क्यों? क्योंकि दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जैसे झड़प होती है वहाँ के लिए, जैसे गलवान घाटी में हुआ अपने जून 2020 के अंदर अपन ने देखा। ठीक है, तो अब 4 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अपन देखते हैं वहाँ पे शांति नहीं है। और चीन कोर कमांडर स्तर और ये अपने वर्किंग मैकेनिज्म ग्रुप संयुक्त सचिव स्तर की वार्ता वहाँ पे होती रहती है। DRDO बना रहा है जोरावर टैंक, हल्के टैंक है। तो
तो ये अपने राजस्थान में अंदर देखते हैं जोरावर सिंह गेट जयपुर के अंदर, जहाँ पे जयपुर की नींव डाली गई थी 18 नवंबर 1727 को, उसी के नाम पे है जोरावर सिंह, जोरावर प्रमुख सेनापति हो गया ये नाम से, इसलिए जोरावर टैंक। ठीक है, ये अपने न्यूज़ देखी। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ये अपने अग्नि 2 मिसाइल। वैसे अग्नि 2 मिसाइल वेल नोन अपन सब जानते हैं, लेकिन एक तो किस श्रेणी की है, ये S2S है, मतलब सतह से सतह पे मार करती है, यहाँ से सतह पे हवा में जाएगी और वापस वो सतह में मार, कहने का मतलब जो टारगेट है इसका वो ज़मीन पे ही कहीं पे होना चाहिए, हवा में ये टारगेट नहीं कर सकती। ठीक है, क्या मारक क्षमता है, 4000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। सबसे दूरी तक मार करने वाली अपने पास मिसाइल यही है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपन ICBM, पृथ्वी पे भी है वो, लेकिन ये दोनों ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अंतर महाद्वीप है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, जैसे एशिया से यूरोप में मार कर सकती है, एशिया से अफ्रीका में मार कर सकती है, ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल है ये। तो देखो 2 तरह की मिसाइल होती है, एक पैराबोलिक होती है, एक बैलिस्टिक होती है। बैलिस्टिक सॉरी, एक तो बैलिस्टिक होती है, क्रूज होती है। एक तो मैंने बताया बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है। ब्रह्मोस है अपने पास, ये ब्रह्मोस जो है ना, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये ब्रह्मोस है। तो बैलिस्टिक मिसाइल तो क्या होती है, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, यहाँ से चलेगी और यहाँ पे ये ऐसे इसको टारगेट करेगी, है ना। अब क्या होता है, जैसे अगर दुश्मन इधर उधर, जैसे व्हीकल इधर उधर घूम गया तो नो डाउट ये भी अपने को चेंज कर लेती है टारगेट, है ना, लेकिन इसका पाथ जो होता है पैराबोलिक होता है, ये ऐसे ये अंडाकार में जाके गिरती है, जैसे अपन देखते हैं अमूमन। और जबकि जो क्रूज मिसाइल होती है वो जैसे ये अपना यहाँ से फायर करेंगे, ये टारगेट है, और ये पैराबोलिक पाथ फॉलो नहीं करती, ये कैसे भी घूम फिर के ऐसे जाती हैं। टारगेट अगर मूव हो गया, टारगेट तो दोनों को मूव करते, दोनों को पकड़ लेती हैं, ऐसा नहीं है कि टारगेट यहाँ से हिल गया तो अग्नि उसको मिस कर जाएगी, नो, लेकिन अग्नि उसको चेंज करेगी, लेकिन पैराबोलिक पाथ में फॉलो करेगी। और जबकि ये उसको क्या है, ये अपने पाथ को चेंज कर सकता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि जैसे आयरन डोम है इसराइल के पास, ये पकड़ में नहीं आती है मिसाइल, कि जैसे लगेगा कि सामने से मिसाइल आ रही है तो ये वापस अपना पाथ चेंज कर लेगी। तो इसका पाथ डिफाइंड नहीं होता है कि क्या ये कितना, क्या ये कर्व क्या लेगी, कुछ नहीं ले सकती। और फिर ये जैसे टारगेट मूव होता है उसके अकॉर्डिंग मूव कर लेती है। तो ये दुश्मन को दिग्भ्रमित कर देती है, पता ही नहीं चलता फायर कहाँ से हुई है, और जबकि इनका फायर का अग्नि का पता लग जाता है फायर कहाँ से हुई। समझ गए। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो अग्नि किस तरह की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल नहीं है, क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। वो पृथ्वी में बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल अपने पास एक ही है, वेल नोन, ब्रह्मोस। तो कोई भी ब्रह्मोस पढ़ो तो उसका नाम होता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्योंकि हवा की साउंड की गति से 5 गुना उसकी स्पीड है, तो उसको अपन बोलते हैं सुपरसोनिक। सोनिक मतलब साउंड की आवाज़। ठीक है, तो ये है अपने S2S समझा, बैलिस्टिक समझा। चांदीपुर उड़ीसा से अपन टेस्ट करते हैं, देखते हैं अपन उड़ीसा में, जैसे ये चांदीपुर अपने यहाँ आता है, ठीक है, जो ब्रह्माणी, यहाँ पे 2 नदियाँ लिख लो, ब्रह्माणी और बैतारणी, ये 2 नदियाँ यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ब्रह्माणी नदी है मेन, तो ब्रह्माणी, ये चांदीपुर जो है इधर अपन जिला देखते ही हैं, केंद्रपाड़ा, ब्रह्माणी नदी, उसके उधर तट है। तो ओलिव टर्टल के कारण ये रहता है न्यूज़ में, ऐसे ओलिव टर्टल लिख लो। ओलिव टर्टल के कारण ही मना किया था इस बार सरकार ने वहाँ पे पृथ्वी का परीक्षण। ओलिव टर्टल, ओलिव राइडर टर्टल विश्व में विलुप्त हो रहे हैं, जो कि जहाँ चांदीपुर टेस्टिंग रेंज है इससे 10 किलोमीटर दूर ही नेस्टिंग हब है उनका, समुद्र के किनारे आके ब्रीडिंग करते हैं ओलिव टर्टल। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है अपने पास, जिसका गठन किया था 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, उनके पास इसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है इसकी टेस्टिंग की, SFC, टू मैनेज न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, ये तो ये अपनी अग्नि मिसाइल। अब देखो अपने ये जो अब नीचे डायग्राम बना हुआ है, ये अपना पूरा इंडियन मिसाइल प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें सारी आ जाती हैं और हर बार इनमें से एक क्वेश्चन आता है। पिछली बार आया था किसने, मतलब कंटिन्यू 2 बार आया हुआ क्वेश्चन पकड़ा था, अस्त्र, है ना, 2 बार। उसमें वो बियॉन्ड विजुअल रेंज था, लेकिन वो एयर टू एयर मतलब सरफेस टू एयर पकड़ा रहा था। अस्त्र वाला 2 बार कंटिन्यू, दोनों बार प्रेम पूछा, ये इसमें आया, है ना। तो अपन को ये ध्यान रखना है। अब देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, इधर देखो, इधर देखो, ये पहले अपन को ये जेड बनाना है, ऐसे जेड बन गया, ये जेड फॉर जेब्रा जो बनाते हैं ये ऐसे ही, है ना। अब सब इस जेड में छुपा हुआ है। पहले तो देखो ये वाले को अपन पढ़ते हैं, ये क्या है भाई, सतह से अपन ने छोड़ा और सतह पे टारगेट है, तो इनमें तो आता है सरफेस टू सरफेस, S2S। ये जो है इधर ये सरफेस टू, ये हवा में मार कर रहे हैं, तो इनको अपन बोलते हैं सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार कर रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं S2A, इसको बोलते हैं S2S, सरफेस टू सरफेस।
ये जो है ये हवा से हवा में मात करेंगे, इसको अपन बोलते हैं A2 है। तो कोई भी अपन जैसे मिसाइल लिखे तो नोट्स में लिख रहे हैं A2 है, जैसे अस्त्र है वेल नोन अपने पास ऐसे। तो हवा से हवा में, तो हवा में कैसे अपन ने उसको विमान से, जेट विमान से छोड़ा, लड़ाकू विमान से, और फिर हवा से में दुश्मन के अगले प्लेन को उसने टारगेट कर दिया। तो हवा से हवा में, हेलीकॉप्टर से छोड़ दिया, फाइटर प्लेन से छोड़ दिया, कैसे छोड़, लेकिन वो नीचे लगी रहती हैं। जैसे ये प्लेन अपन ने देखा जेट प्लेन, और उसके नीचे यूं ऐसे लगी रहती है, लोड होती है वाले, समझ गए। तो 3 तरह का तो अपना मिसाइल सिस्टम। एक इसमें अपन को और करना है, ये जो रिवर्स इधर लिखा हुआ है, ये यूं चले तो क्या गया, सतह से हवा में, और यूं जाए तो ये नीचे आ गया, तो क्या ये एयर टू सरफेस। कि हेलीकॉप्टर से अपन ने 2 छोड़ी, एक तो हवा में ही अस्त्र हो गई, एक हेलीकॉप्टर से छोड़ी लेकिन वो जमीन पे मात करेगी। जैसे अफगानिस्तान में उड़ाना था वो बोरा बुरूद की पहाड़ियों में अब्दुल लादेन को, तो क्या किया, वो प्लेन से, जेट प्लेन से छोड़ा लड़ाकू विमान से, और वो फिर वो गुफा में जाके वो टकराते थे, तो वो क्या हो गया, एयर टू सरफेस, A2S। ठीक है, ये रुद्रम है अपने पास। अब देखो इनके ये नीचे नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ बाप, वही पिताजी, BAP बाप। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ अपन ने DSP, तो पिताजी क्या है, DSP, तो बाप DSP। ठीक है, ये फिर ये क्या है, ये आप इसको यहाँ पे आप NPS लिख लो कि पिताजी DSP और उन पे लागू क्या है, NPS है, लेकिन S से अभी S अपना खाली है। ठीक है, तो देखो B से क्या है, B से ब्रह्मोस है, A से अग्नि, ये जो अपन ने पढ़ा अभी बैलिस्टिक, P से है ये पृथ्वी, तो ब्रह्मोस अग्नि पृथ्वी। ये D से है, ये है धनुष, S से है शौर्य, ठीक है, P से है प्रहार, समझ गए। ये N से है निर्भय, लिखा हुआ है N के नीचे निर्भय, और ये P से है अपने प्रलय, ये आ रहा है निर्भय एंड प्रलय दोनों के अंदर। तो ऐसे ही अपना मिसाइल है, बाप DSP, क्या बोला मैंने, BAP बाप है ना, इसको पिताजी नहीं कर देना है, भावुक नहीं होना, आपने क्वेश्चन सही करना है। ये DSP और उन पे NPS लागू है, ऐसा हटा दो। तो B ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, धनुष, शौर्य, प्रहार, निर्भय एंड प्रलय, दोनों में ये है लास्ट में। ये हो गया अपने पास क्या, S2S, सतह से सतह पे मार करेंगे ये। फिर आता है सतह से हवा में, ये बैट है, बैट अपन ने वही देखा है, बैट घुमाया क्रिकेट, सचिन ये यूं बैट यूं घुमाया, तो बैट घुमाया तो अपन ने क्या देखा कि बॉल हवा से कहाँ गई, सरफेस से कहाँ गई, हवा में गई, मतलब सतह से हवा में गई, S2S। तो ये BAT है, B से है बराक, ओबामा नहीं करना, केवल बराक ही है। A से है आकाश, है अपन को आकाश देखते हैं तो सिर ऊपर करते हैं, ऐसे आकाश देखा, तो सतह से हवा में देख रहे हैं ना आकाश। और T से है त्रिशूल, बराक, आकाश और त्रिशूल, ऐसे BAT। नीचे बाप था, ऊपर त्रिशूल है, और अपन से त्रिशूल फेंकते हैं, शिव जी का आपने देखा ही होगा, ऐसे हाथ में लेके यूं फेंका अपन ने तो त्रिशूल हुआ, सतह से हवा में गया, बराक, आकाश, त्रिशूल। अब ऊपर बच गया एक, है ना, ये AT जो लिखा हुआ है ना, ये एक ही शब्द है, ये है अपने अस्त्र, तर है, ये T है, ये T अस्त्र। तो अस्त्र में ये यूं लिखा हुआ है ASTRA अस्त्र, तो A ये T है, T से कोई अलग नाम नहीं है, T कर दिया, ऐट कर रखा मैंने, AT ऐट। ये ऐट क्यों किया कि जिससे इस A से कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि अगर सिर्फ इसको अपन A लिख देंगे ना, यहाँ पे मैंने A लिख दिया यहाँ पे मान लो, तो A तो यहाँ भी और A यहाँ भी है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने वो डिफरेंस नहीं, कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको T लगा दिया। अब क्या आकाश में T आता है क्या, मुझे बताओ भाई। A से या तो अस्त्र होएगा या A से आकाश होगा, मेरे समझ में आ गई बात, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को दूर करते मैंने इसको T लगा दिया। अब बताओ कौन सा इसमें आकाश है, क्या आकाश में T आता है, नहीं आता, तो ये क्या हो गई, ये अस्त्र हो गई, ये अस्त्र हो गई। फिर आकाश, ये रहा खत्म, समझ गए। और एक है अपने सतह से हवा में, तो ये आर है रुद्र, ये आर। तो आर में देखो ये अपन बनाते हैं आर, देखो इधर ये आर बनाया, यूं आर, ये आर, इसको ये लंबा बना दो, सोच सकते भाई। अब आप सोचो कि सर ये ऊपर भी तो, अरे यार ऊपर वो जेब्रा में बन गया ऊपर वाला, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी है। तो आर से क्या हो जाएगा, रुद्रम। जैसे आर कोई नाम है अपना, ठीक है, तो अपन साइन करते हैं, तो कैसे करते हैं, जैसे आर साइन है, आर से नाम है, तो ये यूं कर दे, तो ये क्या हो गया, ये रुद्रम हो गया। ऐसा घिसल पट्टी बना देनी आर की, बन गई, बस खत्म हो गया, मिसाइल प्रोग्राम आ गया। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन छपा रहता है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी आरपीएससी में आ रहा है, यूपीएससी में आ जाता है। आरपीएससी में थोड़ा सा घुसाया, थोड़ा घुमाया इसको, और उसमें क्या कर दिया, बियॉन्ड विजुअल रेंज कर दिया, लेकिन वो लिखा हुआ था A2 है, हवा से हवा में मार करने वाला। A2 है पकड़ना, बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब होता है टारगेट नहीं दिख रहा, उससे भी दूर ये पार कर देगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो वो तो उसमें कोऑर्डिनेट सेट होता है, तो आजकल तो सैटेलाइट में
कि दुश्मन का टारगेट कोऑर्डिनेट सेट कर दिया और ऑटोमेटिक वो जीपीएस से पकड़ती है टारगेट को। तो ऐसे करके ये आपने देखो जेड के अंदर सब कुछ समा गया। अगर गिनने बैठोगे तो गिन लो 3 3 6 और 3 9 तो ये हो गई, 3 ही हो गई 12, 1 ही हो गई 13 और 1 ही हो गई 14। सारी समाई हुई है अपने जेड में ही, है कि नहीं है? देख लो। मतलब इसमें जो अपने ये बीएटी लिखा है ना, ये बीएटी अपने आप में कोई मिसाइल नहीं है, ये तो शॉर्ट फॉर्म अपने बनाया है। बी से है मिसाइल का नाम है बराक, ए से मिसाइल का नाम है आकाश, और टी से मिसाइल का नाम क्या है गगन? त्रिशूल। अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो सतह से हवा में आती पहले ये बना लेना, सतह से हवा में, ये तो होगी सतह से हवा। अब बैट लिख लेना वहां पे, तो तीनों। अब उसमें रहेगा कि निम्न में से कौन सी सतह से हवा में मार करने वाली, तो रहेगा ऑप्शन रहेंगे ब्रह्मोस, पृथ्वी, प्रहार, अस्त्र या त्रिशूल। तो सतह से हवा में त्रिशूल, ये टी आ रही है। हाँ, तीनों अलग अलग मिसाइल है, बराक अलग है, आकाश अलग है, त्रिशूल अलग है। मिसाइल कैसे नहीं है? चार कहां से हो गई? 4 कैसे हुई मुझे बताओ भाई। बैट नाम की कोई मिसाइल नहीं है, मिसाइल तो 3 ही है अपने पास जो सतह से हवा में मार करेंगी, 1 2 और 3, बराक, आकाश, त्रिशूल। हवा से हवा में मार करने वाली एक ही मिसाइल है अपने पास, क्या? अस्त्र। और सतह से हवा में मार करने वाली अपने पास कितनी मिसाइल है टोटल? 3 और 3 6 8, 2 3 और 3 6 और 2 8, ये 8 मिसाइल है सरफेस टू सरफेस की। मतलब फायर भी सरफेस से होंगी और जाके गिरती टारगेट जिसको अपन को निस्तानाबूद करना है वो भी कहाँ होता है? वो भी सरफेस पे होता है, जो हवा में नहीं होता टारगेट, जमीन। जैसे कोई टैंक को टारगेट करना है और टैंक हवा में थोड़ी तक जमीन पे चलेगा, ऐसे कोई गाड़ी जा रही है ऐसे, कोई बिल्डिंग है जमीन में बनी हुई है, समझ गए? ऐसे आगे गगन समझ बताओ, कन्फ्यूजन कोई? रुद्रम बिल्कुल अलग है, तो आर ध्यान रखना, खत्म। तो ये पूरा मिसाइल सिस्टम इस जेड के अंदर आ जाता है। ये जेड, भाई जेड बनाओ पहले, तो क्या करो, ये जेड बनाओ। कोई भी क्वेश्चन आया ना मिसाइल का, जेड बनाओ। यहाँ पे लिख दो बाप है, वो क्या है? वो डीएसपी है, और एनपीएस उन पे लागू, अभी एस काट दो, लागू नहीं हुई, यूं एस काटने से यूं आ जाए, लागू नहीं, समझ गए? यहाँ पे लिख दो बैट, और यहाँ पे लिख दो ए टी लिखो पूरा, और फिर यूं बना के ये आर ये लिख दो, है ना? अब क्वेश्चन पढ़ो तसल्ली। अच्छा, किसका है? निम्न में से कौन सी नहीं है सतह से हवा में? तो सतह से हवा में भैया ये देख लो, तो वो बोल रहा है कि पृथ्वी क्या सतह से हवा में है क्या? पृथ्वी नहीं है, ये कट गई। बराक है, आकाश है, त्रिशूल है। अब ये जो आप जैसे चीज देख लो, तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है धीरे धीरे। एक तो आप जैसे ए देख रहे हो, ए सब में है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, लेकिन ए ये जो ये अग्नि है, ये ए है, ये आकाश है, और ये जो ए है ये अस्त्र। फिर आप जैसे पी देखोगे, इसमें 2 पी हैं, एक पी तो ये रहा, और एक पी ये रहा, और एक पी ये रहा, 3 पी हो गए सतह से सतह में। तो पहले पी को हमेशा अपन को पृथ्वी बोलना है, क्योंकि अग्नि और पृथ्वी ऑलमोस्ट सेम सी मिसाइल है, दोनों का आईसीबीएम है, ठीक है? पृथ्वी में ज़्यादा है रेंज, और पृथ्वी के 3 संस्करण है, अग्नि के इतने नहीं है, ठीक है? तो पृथ्वी पहले बोलना है, दूसरे में प्रहार बोलना है, तो डीएसपी ने प्रहार किया, और तीसरे के अंदर है प्रलय, प्रहार से प्रलय हो गई। तो ये बोलोगे ना, तो ये आएगा निर्भय ये प्रलय। इनको उल्टा सीधा नहीं कर देना है कि ब्रह्मोस, फिर इस ए को कर दो अपने अग्नि, और इसको कर दो प्रहार, गलत हो गया अपना। मतलब वो लॉजिक बिगड़ जाएगा, कई बार क्वेश्चन डीप आते हैं ये, तो बिगड़ जाएंगे वो, ठीक है? तो क्षमता है, सबसे ज़्यादा क्षमता इस ऊपर वाले पी में है, क्या? पृथ्वी में। उससे कम क्षमता इस प्रहार में है, और उससे कम क्षमता प्रलय में, रेंज, ठीक है? ये चीज़ थी इसमें। तो जब कभी भी कोई सी मिसाइल पढ़ो, हमेशा न्यूज़ में हर महीने कोई सी तो आती है, जेड बनाओ और मस्त रहो। फिर अपने पास एक नाग मिसाइल है, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। एक है नाग और एक अमोघ है, एंटी टैंक, है ना? एंटी टैंक। अब मुझे पहले तो ये चीज़ बता दो, एंटी टैंक का मतलब है कि अपन यहाँ से फायर करेंगे और टैंक जमीन पे तो चलेगा। तो पहली चीज़ तो बात ये सरफेस टू सरफेस है, लेकिन ये एंटी टैंक क्यों है? क्योंकि टैंक की जो एक चद्दर होती है बनी हुई, जिससे वो बना होता है, वो कंपेरेटिवली मोटी होती है, मतलब कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो वो मतलब 15 से 20 mm उसकी मोटाई होती है, मतलब थिकनेस। तो उसको भेद पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए अपने ये डेडिकेटेड मिसाइल अपन ने नाग मिसाइल बनाई है।
ये क्वेश्चन आता है नाग मिसाइल का, है ना। ठीक, तो इसमें नाग और अमोघ ये दो ध्यान रख लो आप, है ना। तो नाग एंटी टैंक मिसाइल, और अभी लेटेस्ट जो बनी है अमोघ, नाग कंपेरेटिवली पुरानी होगी तो अमोघ अपन उसका नया वर्जन लेके आए ऐसे, ठीक है ना। लेकिन इसको इस लिस्ट में ऊपर कहीं नहीं डालना है, इसको नाग और अमोघ इसको अलग ही रख लो। पहले नाग थी और उसको एन मत कर देना, है ना, एन ए रहते उसको नेट अवेलेबल, क्योंकि नाग पुराना मॉडल है, अमोघ उसका नेक्स्ट वर्जन है। जैसे अपन ने अरिहंत देखा परमाणु पनडुब्बी, और नई परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है अपने, अरी दोनों में। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा शांति समझौता है, कोई खास नहीं, बस थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में जो अपन पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी मेंस के टॉपिक में, उसमें काम आता है। तो नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर जैसे राज्य हैं, अभी हाल ही में अपन देखते हैं मणिपुर हिंसाग्रस्त है, लेकिन जैसे आसाम के साथ स्थायी संधि हो रही है, त्रिपुरा के साथ हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। 4 सितंबर 2024 को हुआ, 35 वर्ष पुराना संघर्ष देखो इससे खत्म हुआ। सीएम वहाँ पे अभी माणिक सरकार है, माणिक शाह है, इसमें सरकार ही बोलते हैं, माणिक शाह, माणिक सरकार है ना, माणिक शाह, है ना, अमित शाह नहीं, माणिक शाह। उग्रवादी समूह था एनएलएफटी, तो एनएलएफटी का नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, प्लस एटीटीएफ के साथ शांति समझौता हुआ, आल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स। कोई खास नहीं है, आप तो बस ये ध्यान रख लो कि जैसे अपन शांति समझौते वाले खास तौर पे 3 उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिनके साथ सरकार सफल हुई है। एक तो है असम, एक है नागालैंड, और तीसरा है त्रिपुरा, ठीक है। अभी हाल ही में अपन जैसे कहीं आगे पीछे पढ़ेंगे कि त्रिपुरा के साथ अपन ने अभी बांग्लादेश के साथ उधर से रेल लिंक चालू किया है, तो वो इसीलिए क्योंकि त्रिपुरा में शांति हो रही है धीरे धीरे मतलब अच्छा माहौल बन रहा है विकास के लिए, इसलिए वो हो रहा है। तो आसाम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन तीनों के अंदर केंद्र सरकार के जो प्रयास हैं ये फलीभूत हो रहे हैं, समझ गए। तो ये त्रिपुरा हो गया। फिर अपन देखते हैं 23वां भी लेटेस्ट में विधि आयोग बना है, जिसका गठन हुआ है 2 सितंबर 2024 को, ठीक है। 23वां है, राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं, ठीक है। फिर इसमें टोटल जो सदस्य 5 हैं, 1 + 4, ठीक है। 1 तो अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। अभी तक इसका कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ, जैसे अपन को नाम पड़े ऐसा नहीं है, ठीक है। कार्यकाल 3 साल का होता है, तो ये 2024 से 2027 तक का ही कार्य करेंगे। तो ये है 23वां अपना विधि आयोग, ठीक है। अब इससे पहले अपन 23वें का तो पता नहीं है कौन है क्या है, लेकिन 22वें का अपन सब जानते हैं। तो 22वें विधि आयोग के बारे में अपन देखते हैं। 22वां विधि आयोग है ना, तो 22वें विधि आयोग के हेड कौन, जस्टिस, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके हेड होते हैं। तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, RRA, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी इसके हेड। फिर लोकसभा MP भी अभी है वर्तमान में 2024 से 29 वाली में, जो 18वीं अपने लोकसभा है उसका 80वीं लोकसभा में ऋतुराज अवस्थी लोकसभा सदस्य, ठीक है, हेड। ये इसके हेड थे 22वें वित्त आयोग के, और इसके अपने विधि आयोग के, लॉ कमीशन। 23वें का तो अभी तक घोषित ही नहीं हुआ, है ना, गठन कर दिया है सरकार ने 23वें का 2 सितंबर 2024 को। फिर अपन देखते हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉट इक्वल टू मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। जैसे अपन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, UPSC कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, CAG कॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि सूचना आयोग है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। चलो सूचना आयोग तो क्या है, एक वैधानिक है, क्योंकि किसी विधान से ताकत मिली है। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्योंकि ये गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर से बने, एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से बने, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो किसी कानून से बने, जैसे RTI के तहत अपने RTI कमीशन बना है, तो वो वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी, एक लीगल बॉडी है वो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल का तो मतलब हो जाता है जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशनल में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको ताकत मिलती है किसी कानून से, उसको अपन बोलते हैं लीगल या स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे सूचना आयोग, ठीक है। और जिसको जो किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर से बना उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन हुआ और ये हुआ अपने लॉ कमीशन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। फिर अपन देखते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन कब 1833 में बना। 1833 का जो चार्टर आया था उसमें था, और इसके हेड थे मैकॉले, तो इसको मैकॉले आयोग भी बोलते हैं, जिसने भारतीय कानून का फिर संहिताबद्ध करना चालू किया था। और फिर अपन जैसे देखते हैं 1862 में फिर हाईकोर्ट बना, फिर अपने जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC वगैरह सब आए, तो इस लॉ कमीशन की देन थी। तो पहला लॉ कमीशन 1833 के अंदर, है ना। इसके ब्रैकेट में आप लिख लो एक 1813 और लिख लो, वो लिख लो इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई थी 1813 में,
है ना। तो अपन देख रहे थे कि मैं बता रहा था कि 1833 में तो ये बना लॉर्ड मैकॉले लॉ आयोग, और 1813 के अंदर सबसे पहले इंग्लिश के लिए इंग्लिश एजुकेशन की बात हुई थी 1813 के चार्टर में, और 1833 के चार्टर के अंदर सबसे पहले बात हुई थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। तो पहला लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बना अपने 1833 में। आज़ादी के बाद कब बना? सबसे सबसे पहले बना अपने MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में 1955 के अंदर, और उसको सीतलवाड़ आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ कमीशन 1955 में बना MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। तो जैसे ये याद कैसे रहेगा? लॉ अपन देखते हैं, लॉ का मतलब होता है विधि, विधि मतलब कानून। तो कानून में जैसे अपन बोलते हैं कि पिताजी करेंगे ना, अगर आज किया किसी ने, पिताजी ने केस किया तो उसका पोता या पड़पोता देखेगा उसको, उसके डिसीजन को। तो कहने का मतलब ये जो चाल है ना, ये बहुत ही, कानून की जो चाल है वो बहुत ही धीमी है, और धीमी का ही एक जैसे अपन बोलते हैं वो चाल कैसी है, वो शीतल है, ठीक है। तो कानून शीतल है, शीतल का मतलब धीरे धीरे चलता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है, देर है अंधेर नहीं है, कानून जरूर मिलेगा आपको, न्याय जरूर मिलेगा, है ना। तो कानून शीतल धीरे धीरे ऐसे याद रख लो भाई। गर्मी तो नहीं है ना, ये MC गर्मी वाड़ आयोग थोड़ी रहा, शीतल वाड़ आयोग है, तो मतलब शीतल, ऐसे ध्यान रहेगा, कानून शीतल, ठीक है। ये शीतलता प्रदान करता है, न्याय प्रदान करता है, ठंडक देता है, लेकिन धीरे धीरे आती है, सब्र करना है, पेशेंस रखना है, ऐसे। तो ये था आपने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 23rd आया, 22nd के बारे में देख लिया, फर्स्ट देखा 33 में, आज़ादी के बाद फर्स्ट देखा तो शीतल, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके गया श्री विजयपुरम, ठीक है। अंडमान है, निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ग्रेटर अंडमान पे ये है। जैसे वो देखते हैं, देखो अपन इधर देखो अंडमान, ये दोनों तो अंडमान है, और नीचे है अपने ये है निकोबार, ये दोनों तो अंडमान है, ये अंडमान ये अंडमान, ठीक है ना। लेकिन ये भी अंडमान, लेकिन ये जो है ना, ये ग्रेटर अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ठीक है। तो ग्रेटर अंडमान के ऊपर है ये पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पता होना चाहिए। ये पूछ देते हैं कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, ग्रेटर अंडमान पे, लिटिल अंडमान पे, निकोबार पे। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, ग्रेटर अंडमान पे, ठीक है। ये सबसे ऊपर ही ऊपर, जैसे अपन देखते हैं ग्रेटर अंडमान उनके ऊपर, इसमें दिखेगा नहीं, वैसे देखोगे तो आप दिखेगा, ठीक है। एक तो चीज़ ये, दूसरा मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये तो हो गया अंडमान, ये हो गया निकोबार, तो मैंने बताया हुआ ए, द और न, अदन, तो ऐसे तो हो गया अंडमान, न से हो गया निकोबार, और द से हो गया ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। मज़ा आ गया सर, क्या अदा है, तो वो अदा यहाँ करेंगे ADA, ऊपर नीचे अंडमान, बीच में जो ड है, डी है, डी, ये है दंकन पास, द न कन, दक्कन नहीं दंकन, DUNKN, डंकन पास। डंकन पास जोड़ता है ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान को। 10 डिग्री चैनल जोड़ती है अंडमान और निकोबार को, अदन। 8 डिग्री चैनल जोड़ती है अपने लक्षद्वीप और मालदीव्स को, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय, तो मिनिकॉय और मालदीव्स को जोड़ती है 8 डिग्री चैनल, इधर अरेबियन सागर, ये बे ऑफ बंगाल, समझ गए। तो ऐसे अपने पोर्ट ब्लेयर से याद है, पोर्ट ब्लेयर का नाम करें श्री विजयपुरम, याद कैसे रहेगा, ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर जेल है, सेलुलर जेल। उन सेलुलर जेल के अंदर किसको कैद किया जाता था, अंग्रेजों को ये माना था कि जो अंग्रेजों को परेशान करते थे, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उनके अंदर जिन्होंने योगदान दिया 1857 से लेकर लास्ट तक, उनको इस जेल के अंदर अंग्रेज रख देते थे। तो भाई अपने लिए तो उन्होंने अच्छा ही काम किया था, देश आज़ाद हुआ, आज आज़ाद हवा में अपन सांस ले सकते हैं इन्हीं कारण। तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के कार्यकर्ता, इनकी आज क्या बोलनी चाहिए अपन को, विजय। तो विजय से क्या हो गया, ये विजयपुरम, और इन्होंने ही विजय दिलाई थी स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, ऐसे वीडी सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, ऐसे, ठीक है। तो अपन उदाहरण देखते हैं ये चीज़, तो श्री विजयपुरम, समझ गए ये चीज़। फिर 10 डिग्री चैनल, अभी अदन अपन ने पढ़ा, इसमें अदन है, ये लिख लो, अदन, अडानी नहीं है, अदन है, अदन की खाड़ी, अदन वैसे देखते हैं ओमान, यमन के पास है अदन। डंकन पास, ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान। फिर 1788 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पोर्ट ब्लेयर को राजधानी बनाया था, जिसका आज अपन ने कर दिया श्री विजय। श्री करो ना, इनकी श्री करो मतलब सम्मान करो, विजय। चोल शासकों ने भी इसके ऊपर कंट्रोल रखा था, बंगाल की खाड़ी को तो चोलों की झील ही बोलते थे। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार तिरंगा फहराया था यहाँ पोर्ट ब्लेयर के ऊपर, ठीक है। और यहीं पे सेलुलर जेल बनी हुई अंग्रेजों ने जो बनाई। अब 2018 में अपन देखते हैं यहाँ पे कुछ द्वीप थे, उनके नाम चेंज किए गए थे। जैसे रास द्वीप है, उसका नाम किया गया था सुभाष चंद्र बोस।
तो बो और से और रा और से आ रहा है ना, बोस और रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस। ऐसे नील द्वीप का नाम क्या था? शहीद। कि इस नील है ना, नील नील मतलब अपनी धरती भारत की धरती पे बहुत शहीद हुए हैं लोग, ठीक है, तो नील शहीद द्वीप। हैवलॉक स्वराज, है ना, हैवलॉक मतलब हैवलॉक, ताले के अंदर रखो स्वराज को, कोई चुरा के नहीं ले जाए, ऐसे याद होंगे। रॉस बॉस, ठीक है। फिर नील के लिए शहीद हुए कई, धरती के लिए नील शहीद। और हैवलॉक, लॉक के अंदर रखो स्वराज को, कोई चुरा के नहीं ले जाए स्वराज ट्रैक्टर को। ऐसे नाम चेंज किए हुए कि ये जैसे जो नाम देख रहे हैं ना अपन, ये अंग्रेजों के अधिकारियों के नाम थे। जैसे रॉस है, कर्नल रॉस हुआ है। नील और हैवलॉक जो है, इन्होंने दिल्ली के अंदर 1857 के विद्रोह का दमन किया था, कर्नल नील और ये हैवलॉक, कर्नल हैवलॉक, ठीक है। तो अब ये तो थे अंग्रेजों के रखे हुए नाम, तो भाई हमारे लिए तो ये महत्व थोड़ी रखते हैं, हमारे लिए तो ये महत्व रखते हैं आज़ाद भारत आज, सुभाष चंद्र बोस है कि नहीं है, आईएनए शहीद जो हमारे हुए हैं, स्वराज जिनके लिए हम लड़े। बाल गंगाधर तिलक का था ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो अपन ने हैवलॉक आइलैंड का नाम रख दिया स्वराज आइलैंड। और पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया राजधानी का? श्री विजय। इन लोगों ने विजय दिलाई थी हमें। ऐसे तो लॉजिकल सीक्वेंस है पूरा, समझ गए। ये 1857 का विद्रोह दबाया था उन्होंने नील और हैवलॉक ने, कर्नल अधिकारी थे अंग्रेज, नील एंड हैवलॉक, समझ गए। तो ऐसे ये न्यूज़ है अपनी, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर वाली अपनी न्यूज़ देखी। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं जो अपने यूके की, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, साउथहैम्पटन, कैप्टन याद रख सकते हैं, साउथहैम्पटन को मैंने कैप्टन कर दिया। इसने अपना वो खोला है कैंपस गुरुग्राम, भारत, गुड़गांव, है ना, गुड़गांव नहीं था नाम उसका, गुरुग्राम ही था, दुनिया गलत बोलती थी। गुरु को दान में दिए हुए गांव थे तो गुरुग्राम, ठीक है ना, गुरुग्राम। गुड़गांव नहीं था, गुड़ का भी होता ही नहीं था वहाँ, आज भी नहीं होता है, वो तो पश्चिम यूपी में होता है। तो गुड़गांव गलत था, गुरुग्राम था, ठीक है। नाम पहले भी नाम गुरुग्राम, अभी भी नाम गुरुग्राम, भारत, ठीक है ना। इसमें यहाँ कैंपस खोला है। तो हाल ही में भारत में किसने खोला? साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है अपने यूके की। अब देखो अपनी जो आईआईटी है, मतलब ये तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, तो ये पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है या विदेशी फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस भारत में खुला है। कौन सी? साउथ कैप्टन। तो साउथ कैप्टन से आ जाएगा हैम्पटन, यूके की है। तो यूके ने शोषण किया, आज पढ़ाने आ रहे हैं। शोषण मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो ये तो है पहली। लेकिन भारत ने 2 राज्यों के अंदर अपनी आईआईटी पहले से खोल रखी, मतलब विदेशी राज्यों में, विदेशी देशों में। आईआईटी मद्रास ने तो अपना कैंपस खोल रखा है कहाँ? तंजानिया के अंदर, ठीक है, तंजानिया में। और आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस खोल रखा है आबू धाबी के अंदर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मद्रास ने खोला तंजानिया में, एमटी, मद्रास और तंजानिया, ठीक है, तंजानिया, ठीक है। तो मद्रास से थोड़ा बनाओ फिगर, मद्रास तंजानिया से तनाव, तो मद्रास, आईआईटी मद्रास का किसने कहा? तंजानिया तनाव में खोला है आईआईटी मद्रास, तनाव, द्रविड़, ठीक है, डीएमके, जयललिता, तनाव, अटल बिहारी वाजपेयी को तनाव दिया था जयललिता ने कि एक वोट चाहिए था अटल बिहारी वाजपेयी को। तो जयललिता ने बोला कि जो सीबीआई इंक्वायरी हो रही है ना मेरे खिलाफ तुमने दे रखी है, उसको वापस ले लो, मैं समर्थन दूंगी। वाजपेयी ने बोला नहीं, लोकतंत्र, मतलब सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। तो एक मत के अभाव में सरकार गिरी, वापस चुनाव हुए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीत के आए और फिर 5 साल सरकार चलाई। तो तनाव खूब दिया मद्रास, मतलब जयललिता ने, लेकिन वो तनाव झेला किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। तो अमर हो गए, ऐसे झुक जाते तो गड़बड़ हो जाती, जैसे कांग्रेस की चीची हुई यूपीए सेकंड में। ऐसे है अपने आईआईटी मद्रास कौन? जयललिता, तनाव तंजानिया। और दिल्ली आबू धाबी। दिल्ली में कैसे आता जाएगा? दिल्ली के अंदर मेट्रो ट्रेन अपन ने देखी ही है, और वैसे दिल्ली अपन जानते ही हैं, सब भागम भाग में लगे रहे, आपाधापी में लगे रहते हैं सब, है ना। चाहे बस स्टैंड देखो, चाहे रोड देखो, चाहे मेट्रो देखो, आबाधापी, भागम भाग, आबाधापी। तो आबाधापी से क्या आएगा? आबू धाबी, ठीक है। यूएई के अंदर है, सबसे बड़ी अमीरात है यूएई के अंदर, 7 अमीरात हैं। जैसे अपनी यूएई देखते हैं तो सबसे बड़ी जो अमीरात है, इधर नीचे मैप लगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय में, नवंबर में, तो ये है आबू धाबी। देखो 2-3 पेज आगे देखो, हाँ यही आबू धाबी। आबू धाबी के नीचे लिख लो आईआईटी दिल्ली। यूएई में 7 अमीरात है ना, तो सबसे लेफ्ट में जो है ये आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, कुवैत, रसूल खेमा और फुरजा, ये टोटल 7 इसके अंदर अमीरात है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ी है वो कौन सी? आबू धाबी। दिख ही रही होगी आपको, पूरा दुबई एक तरफ और आबू धाबी एक तरफ,
ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना, IIT मद्रास तंजानिया और दिल्ली अबू धाबी। ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उसके अंदर है कि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना अपने को, बाहर के इंस्टीट्यूट इंडिया में और इंडिया के बाहर जाएं। ठीक है, तो बाहर के आए ना, साउथहैम्पटन इंडिया का बाहर गया ना, IIT मद्रास तंजानिया, IIT दिल्ली है। और देखो तंजानिया भी अफ्रीका में कहाँ है, अपनी अफ्रीका देखते हो, तो मलावी पढ़ा था मैं, मलावी नीचे जा है, मोजाम इधर देख लो गगन, याद रखा करो, इधर ये मलावी है, नीचे जा है तंजानिया, इधर जा है जाम्बिया, ऊपर जा है वो तंजानिया, फिर आगे विक्टोरिया झील, युगांडा केनिया तंजानिया की सीमा पे युगांडा, लेक विक्टोरिया। ठीक है, युगांडा केनिया तंजानिया, मतलब ये युगांडा, ये युगांडा है, ये केनिया है और ये तंजानिया है, मतलब ये लेक विक्टोरिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया। तो लेक विक्टोरिया 3 को छूती है। फिर तंजानिया से नीचे इधर मलावी, ये अपने ये मोजाम्बिक्यू और ये जाम्बिया। ऐसे तंजानिया की राजधानी डोडोमा स्पाइसेस के लिए जानी जाती है, मसालों के लिए, समझ गए? ऐसे फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतर्राष्ट्रीयकरण, भारतीय छात्रों का पलायन नहीं होगा और कम खर्च में अपन यहीं पढ़ सकेंगे। बाहर जाते हैं, बाहर जाएंगे तो क्या है, उनको फीस देनी पड़ती है। और कल अपन ने पढ़ाई था कि अगर रुपया सस्ता हो गया, $1 का 80 था और वो सस्ता हो गया रुपया, $1 90 रुपये हो गया, तो फीस कितनी महंगी पड़ेगी अगले दिन, तो फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है ना। तो राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन में 2020 शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, व्यवसायीकरण नहीं, इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बाहर के हमारे पास आ रहे हैं, हमारे बाहर जा रहे हैं। छात्रों का पलायन, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमले होते हैं, भारतीय छात्रों पर वो रुकेगा, खर्च रुकेगा। इसमें लिख लो विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उनका अपने पास स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे करके ये अपने जो अपन ने देखा, ये इसके अंदर अपन ने देखा है ना, ऐसे। तो ये अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हो रहा है, पलायन रुक रहा है और अपने मुद्रा भी देश में ही रुक रही है। ऐसे ये था अपने इसमें, है ना। ये अपना पूरा नेशनल था नवंबर का, नीचे फिर अंतर्राष्ट्रीय है। नेशनल का एक बार थोड़ा सा अपन रिवीजन कर ले फट। देखो सबसे पहले अपन ने इसके अंदर न्यूज़ देखी, एक देश एक नेशन, रामनाथ कोविंद आयोग 18 सितंबर को दिया, 18 संवैधानिक संशोधन होंगे। फिर दिल्ली के अंदर अपन ने देखा आतिशी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आतिशी के अंदर वो क्या है कि ये तीसरी महिला CM है दिल्ली की और भारत की सबसे युवा। चार्जेस लगे थे ED ने लगाए अरविंद केजरीवाल पे, ED और ED में डिफरेंस, CBI में डिफरेंस देखा। अपन देखते हैं कि पार्ट 8 के अंदर यूनियन टेरिटरी है, टोटल यूनियन टेरिटरी 8 है, पार्ट 8 के अंदर आर्टिकल 239, पौंडीचेरी है अनुच्छेद 239A के तहत, दिल्ली है 239AA और जम्मू कश्मीर है 239A। तीसरा देखते हैं INS अरिघात, दूसरी न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी है, पहली है INS अरिहंत, अरी दोनों में कॉमन है। जोरावर सिंह गेट नहीं है, जोरावर मतलब छोटे टैंक, और अभी अपन ने पढ़े थे छोटे टैंक क्यों, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बड़े टैंक नहीं ले जा सकते। भीष्म सबसे बड़ा टैंक है अपना, वो नहीं ले जा सकते, कम वजन के चाहिए, जैसे गलवान घाटी 2020। तो DRDO ने बनाया दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। और एंटी टैंक मिसाइल पढ़ी थी अपन ने, NA नॉट अवेलेबल, नाग, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी, ऐसे आघात पढ़ी थी अपन ने, इधर अभी आए अमोघ, सॉरी अमोघ वर्ष, ठीक है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक हुआ अमोघ से। अरिघात, हाँ अरिघात बिल्कुल, अरिघात INS पनडुब्बी इधर अरिघात, और वो है अपने NS नॉट अवेलेबल, N से नाग और A से अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक भी हुआ अमोघ वर्ष नाम से। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन अग्नि 2, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है चांदपुर ये। फिर अपन ने अपना मिसाइल प्रोग्राम देखा, जेड से बाप DSP NPS लागू नहीं है। ब्रह्मोस अग्नि पृथ्वी धनुष शौर्य और प्रहार और निर्भय प्रलय। फिर भी बैठ गया है बराक आकाश त्रिशूल, AT अस्त्र, सरफेस टू एयर टू सरफेस रुद्रम एक ही है, एंटी टैंक नाग, और A से अमोघ वर्ष कर दो, इसको याद रह जाएगा, अमोघ वर्ष से राष्ट्रकूट शासक। त्रिपुरा से शांति समझौता हुआ, तीसरा राज्य उत्तर पश्चिम का, उत्तर पूर्व का, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड। विधि आयोग 23वां का गठन हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं, 1+4 सदस्य हैं, कार्यकाल 3 साल का। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी RRA। पहला विधि आयोग आज़ादी से 1833 लॉर्ड मैकॉले, और आज़ादी के बाद पहला बना शीतल लॉर्ड आयोग, MC शीतल लॉर्ड आयोग 1955। फिर अपन देखते हैं पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर गया श्री विजयपुरम, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर का नाम किया श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया अपन ने चेंज करके श्री विजयपुरम, ठीक है। अदन देखा अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल।
फिर कुछ और चैनल और वहाँ पे पहले नाम चेंज हो चुके हैं, रॉस आइलैंड्स का कर दिया बॉस के नाम पे, रॉस बॉस। नील के लिए नील मतलब हमारी धरती पे शहीद हुए शहीद। हैवलॉक स्वराज, लॉक के अंदर रखो स्वराज को। फिर अपन देखते हैं कि यूके की है यूनिवर्सिटी साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी, जिसने अपने भारत के अंदर कैंपस खोला गुड़गांव के अंदर। भारत के दो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने बाहर खोला, आईआईटी मद्रास ने, मद्रास मतलब तनाव जयललिता तंजानिया, दिल्ली मेट्रो ट्रेन आपाधापी आबू धाबी के अंदर, यूएई लिख लेना इसमें आबू धाबी, है ना, आबू धाबी। फिर राष्ट्रीय नीति के तहत है अपने अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, डॉलर बच रहा है और पलायन रुक रहा है स्टूडेंट्स का, ऐसे। ठीक है, ये अपने राष्ट्रीय के अंदर था नवंबर 2024। नेक्स्ट अपन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नवंबर 2024 का। ओके।